Good morning, student. My name is Anan Ahmed. This is my first video of class 11th accounting, and today I will teach you the first lesson in practicals in class 11th or in accounting. The first chapter is accounting equation. I will start from the practicals because many of the students have a problem in practicals only. So this is my video which is derived about the accounting equation, and before starting this chapter I first of all define you what is accounting and what is the meaning of the accounting. When the word accounting comes, it having a certain type of meaning. The meaning is very small. The accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by users of information. अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाई करता है, उसको मेजर करता है, कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी आपने कोई भी सामान खरीदा है, उसको सबसे पहले क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको मेजर करता है, कितने अमाउंट में आपने लिया, कितने प्राइस में लिया, उसको मेज़र करता है। देन कम्युनिकेट करेगा आपने उधार पे ख़रीदा है कि कैश पे ख़रीदा है। देन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपका पेमेंट कब हुआ है, किस दिन हुआ है, ये चीज़ बताएगा, और फिर जज करके आपको फाइनली आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताएगा। यानी अकाउंट्स में everything should be measured in terms of money. So money is very important in accounting. Now comes to start the first chapter. What is accounting equation? The first of all you understand about the meaning of the accounting equation. An accounting equation is a mathematical expression stating that assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and capital contributed by the owner. कुल मिलाकर आपको इन इजी लैंग्वेज में ये समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन कंपनी के जितने एसेट्स होते हैं उसके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे इसी का फॉर्मूला ही बनता है, उसको मैं डिराइव करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी ऑल द फॉर एग्जांपल व्हेन वन पर्सन स्टार्ट द बिजनेस विथ इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी इट इज़ नोन एज द कैपिटल। कोई भी आदमी जब पहला इन्वेस्टमेंट करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और जितना वो उधारी लेगा या उसको पैसा चुकाना होगा दूसरे को, वो हमारी लायबिलिटीज़ कहलाएगा। और जो भी वो मशीनरी लाएगा, फर्नीचर लाएगा या और भी कैश लाएगा अपने बिजनेस के लिए, छोटे मोटे खर्चे, वो सारे तुम्हारे एसेट्स में रहेंगे। तो इसका आगे चल के एक फॉर्मूला बनता है, assets is equal to liabilities plus capital. This formula is very important from the point of view accounting equation. This formula is help in solving all the questions of the accounting equation. Now directly comes to the numerical side, and before starting any question I first of all tell you about and explain you about the illustration. The first illustration is likewise, in this book, I randomly select one illustration in which the third one, accounting equation on the basis of following transaction and prepare a balance sheet of Vishal Khanna on the basis of the last equation. एक विशाल खन्ना का एक फर्म है जिसने उसने चालू किया है, उसका हमको अकाउंटिंग इक्वेशन करना है, इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद हमको इसकी बैलेंस शीट दी गई है और उसमें से हमको बताना है कि क्या कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या उसको क्या क्या उसने ट्रांजैक्शंस की। ये सारी चीज़ें हम अब आगे देखेंगे।
ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग नाउ, विशाल खन्ना स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैश। विशाल खन्ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसने किया, क्या किया, स्टार्ट बिजनेस किया विथ कैश। कैश अमाउंट कितना था, 1,00,000 रुपए था, ठीक है। और इसका इन्होंने पूरा अगले पेज पे इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले होना क्या है, एसेट्स है इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला पूरे में चलेगा, ठीक है। और इसको फॉर्मूला कह दिए, या इसी के हेडिंग में जो जो भी चीज़ें जहाँ भी ट्रांसफ़र होगी वो इसी के हेड में आती चली जाएगी और आपका सॉल्यूशन होता चला जाएगा। क्या है, पहला वो 1,00,000 का कैश लाया, तो कैश क्या है, कैश आपका एसेट्स में जाता है, क्योंकि 1,00,000 उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो 1,00,000 एसेट्स में गया कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कैपिटल, वो कैपिटल किस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया था, कैश से लाया था, तो उसने जो भी स्टार्ट किया था बिजनेस 1,00,000 रुपये स्टार्ट करके, वो उसकी इनिशियल अमाउंट थी, इसलिए हम उसको कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल 1,00,000 हुआ और कैश में 1,00,000 आया, ठीक है। लायबिलिटीज़ उसकी कुछ नहीं थी पहली इक्वेशन में, तो लायबिलिटीज़ को हम 0 रख लेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना, 44,000। फिर विशाल खन्ना ने गुड्स को परचेज किया 44,000 में, उसने गुड्स खरीदा, यानी कोई प्रोडक्ट उसने खरीदा होगा अपने कंपनी के लिए 44,000। जब गुड्स आया उसके पास और गया क्या होगा, कैश गया होगा, तो कैश से, यानी जो ओल्ड इक्वेशन थी 1,00,000, इसको हम इक्वलाइजेशन भी करते चलेंगे। देन व्हाट द कैश कम्स 1,00,000 माइनस, बिकॉज 44,000 गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो उसको माइनस कर देंगे हम 44,000। और स्टॉक में कितना आ जाएगा, और वन थिंग और, कोई भी गुड्स रहेगा या प्रोडक्ट रहेगा उसको हम स्टॉक से सिग्निफाई करेंगे। तो गुड्स हमारे पास कितने के आ गए थे, 44,000 के यहाँ आ गए थे, और हमने उसके लिए पैसा कितना दिया था, 44,000। देन कम्स थर्ड क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 10,000, जो कि था 4,000। यानी हमने, इसकी पहले मीनिंग आप समझ लीजिए, व्हाट द क्वेश्चन टेल्स यू, राम सेल्स हिज गुड्स, कॉस्टिंग क्या थी उसकी, 10,000, ठीक है। उसने सेल कितने में किया था, 10,000 की, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 4,000 थी। तो इसको सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, राम को प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 6,000 का। मगर एक बात कह रहा है क्वेश्चन में कि राम सोल्ड गुड्स टू राम, राम को सोल्ड किया विशाल खन्ना ने क्रेडिट पे, किस पे किया, क्रेडिट पे किया, उधार पे किया। तो उधार के साथ इसके साथ क्या एंट्री होगी वो देखते हैं। तो गुड्स कितने का गया उसके पास से, गुड्स गया है, कितने का गया उसके पास से, 10,000 का उसके पास उसने सोल्ड आउट किया, तो यानी गुड्स गया 10,000 का। और उधार पे किया, उधार यानी उससे पैसा लेना बचा हुआ था, यानी वो डेटर बनेंगे। डेटर हमने एक क्रिएट किया एसेट साइड पे 15,000। देन लायबिलिटी हमारी कुछ नहीं थी, कैपिटल में आ जाएगा 5,000। कैपिटल ये हमारा प्रॉफिट रहेगा, PR को डिनोट कर दे रहे प्रॉफिट, क्योंकि सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 10,000 फॉर 15,000, यानी 10,000 का जो गुड्स था वो 15,000 पे बेचा उसने। तो सीधा सीधा 5,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 डायरेक्टली उसने यहाँ पोस्ट कर दिया। देन 10,000 का गुड्स उसके पास से गया, और पैसा बाद में जो मिलेगा उसको कितना मिलेगा, 15,000, इसलिए हम इसको डेटर में, अगर क्रेडिट नहीं लिखा होता तो हम इसको डेटर में ना डाल के इसको कैश में कर लेते, क्योंकि हमको कैश मिल चुका था, मगर अभी तक पैसा मिला नहीं, इसलिए हमें डेटर मिला। डेटर हमने क्रिएट किया, डेटर से ही हमको पैसा लेना होता है। वन थिंग यू शुड नो दैट डेटर गिव्स यू द मनी इफ यू आर क्रेडिटर। अगर तुमको पैसा देना होगा तो तुम क्रेडिटर, और क्रेडिटर कहाँ जाता है, क्रेडिटर
लायबिलिटी साइड में क्रिएट होगा और ये लायबिलिटीज़ का क्रेडिटर पार्ट होगा। ये हम अगले आने वाले ट्रांजैक्शन में या आगे जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मनाया डेकोरेटर्स ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा, किस पे खरीदा? ऑन क्रेडिट पे, कैश पे नहीं खरीदा, हमने उधार पे खरीदा। फर्नीचर हमारे पास क्या हुआ? आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर किसका पार्ट हो जाएगा? हमने जैसे बताया था कि स्टॉक एसेट्स का रहेगा यानी, और फर्नीचर एसेट्स करेंगे। हमने एक क्रिएट किया फर्नीचर के नाम से एसेट साइड्स पे, उस पर हमने 4000 गया क्योंकि 4000 का फर्नीचर आया, तो 4000 हमने प्राइस लिखी उसकी। और हमने कैश पे तो लिया नहीं, जो कैश से माइनस होगा, हमने डायरेक्टली क्या उधार पे लिया था, यानी बाद में कभी पैसा होगा तो दे देंगे उसको। तो हमें पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटी यानी हम क्रेडिटर बने, हमको पैसा इन फ्यूचर देना है, तो वो 4000 हमने क्रेडिटर पे डाल दिया। ठीक है। तो इसके बाद फाइनलाइज कर लिया और पेड सैलरी 4000, और फिर विशाल खन्ना ने सैलरी पेड अप किया अपने एम्प्लॉय को। विशाल पेड द सैलरी टू हिज एम्प्लॉयज ₹4000। व्हेन ही पेड सैलरी देन ऑटोमेटिकली कैश कम्स डाउन, कैश से वो घटी होगी। ये कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जाए तो आप पैसा अगर दोगे तो वो आपके ओरिजिनल कैश में से उसकी कटौती हो जाएगी, यानी वो डिक्रीज हो जाएगा। तो 4000 हमने माइनस कर दिए, 4000 हमने सैलरी दी थी, और जब 4000 हमने कैश दिया था तो ऑटोमेटिकली 4000 हमारी जो इनिशियल कैपिटल वैल्यू होगी उसमें से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। और वन शुड, कोई भी एक एंट्री नहीं होगी अकाउंटिंग इक्वेशन में। देयर शुड बी एस्पेक्ट्स ऑफ द टू, एक इफेक्ट कहीं पड़ेगा तो दूसरा इफेक्ट उसका कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। You should be kept these points in the mind. There should be a double effect of each and every entry. Now comes withdraw for private use. हमने बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज के लिए 2000 रुपीज निकाल लिया, तो ओल्ड इक्वेशन ये रही होगी। कैश 52,000, स्टॉक 34,000, डेटर है, फर्नीचर है, क्रेडिटर एंड कैपिटल। देन हमने निकाला है तो कैश हमारे में से क्या हुआ? कम हो गया, माइनस, हमने कैश से माइनस किया। अब प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला है तो फॉर प्राइवेट यूज़ हम उसको ड्राइंग से डिनोट करते हैं, मगर ड्राइंग किसी का पार्ट नहीं रहता है, इस वजह से मगर सीधा सीधा पैसा निकला रहता है, तो पैसा हम उसको माइनस करेंगे। और जब कैश हमने यहाँ माइनस किया तो हमारा इसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा? कैपिटल पे पड़ेगा। कैपिटल भी 2000 से माइनस हो जाएगा। Now comes goods sold for ₹10,000 costing 8,000। गुड्स कितने का था? 8,000 का, बट उसको हमने 10,000 पे बेचा फॉर कैश, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द कैश वी सोल्ड द गुड्स विच इज 8,000 बट वी सेल इट 10,000, देन डायरेक्टली 2,000 प्रॉफिट, 2,000 हमको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिटली डायरेक्टली शो इन द कैपिटल। देन हमारे पास से गया क्या? स्टॉक गया, यानी गुड्स को हम स्टॉक से सिग्निफाई करते हैं। अर्लियर आई वाज टोल्ड यू दैट what the product is there or what the goods is there, it should be signified through the stock। 8,000 का हमने इसको माइनस दिखाएंगे, 8,000 का कम हुआ। और हमको पैसा कितना मिलना था? 10,000 इन कैश था, क्रेडिट पे तो था नहीं, उधार पे। अगर उधार पे रहता तो हम इसको डेटर में दिखाते क्योंकि पैसा हमको मिलना रहता, मगर हमने इसको कैश में बेचा था, कैश हमको मिल गया था। कितना मिला था? 10,000। 8,000 का गुड्स किया, 10,000 रुपये मिला, 2,000 डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया। ये हमारा प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? कैपिटल में जाके ऐड अप हो जाता है। ठीक है। नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको पेड करनी है, हमने अभी तक पेड नहीं किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी अभी बाहर ही है, आउटस्टैंडिंग है यानी बाहर खड़ी हुई है, अभी हमने उसको पेड अप नहीं किया। ठीक है। तो उसका क्या एंट्री होगी? उसमें सीधा आउटस्टैंडिंग है यानी लायबिलिटी हमने कभी ना कभी पेड करनी है, और जहाँ कभी भी कुछ नहीं दिया रहेगा, यानी इफ एनी एंट्री देयर इज
nothing is there, the transaction is done either cash or credit, then we assume that it should be in a cash. हम मान लेंगे कि वहाँ पे कैश हुआ था, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी हम मान लेंगे कि हमें कैश में ही देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पार्ट है, हमें लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट करेंगे। कितने का? 3000 की सैलरी देनी, 3000 की सैलरी हमको देनी थी, और कैपिटल में 3000 माइनस है, क्योंकि हम जब आउटस्टैंडिंग सैलरी अपने में दिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली कैश तो माइनस होगा। कैश कहाँ से माइनस होगा? वो कैपिटल भी ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनलाइज कर देंगे। तो फॉर्मूला जो बन रहा था एसेट्स इक्वल टू, सारे एसेट्स को हम जोड़ेंगे, इज इक्वल रहेगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के फाइनलाइजेशन पे सब चीज़ इक्वल आ जाएगा। यानी इसको एसेट के साइड को आप जोड़ेंगे, आप एडअप करेंगे तो ये इक्वल रहेगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साइड। नाउ in next video I will solve one question in front of you, then you clearly understand what type of transaction are there which affect some business, or you can also know how the entries are done in the accounting equation. जब तक के लिए थैंक यू।